गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 173 की उपधारा 4 क्या है? बीएनएसएस 2023। जी हाँ सर, एसपी को शिकायत करने का सही तरीका क्या है? ये धारा किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब भी हम पुलिस थाने पर जाते हैं कोई शिकायत लेकर, और जो है कि पुलिस थाने में जो अधिकारी होते हैं वो हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं, एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, कॉन्जेबल ऑफेंस है, संगीन प्रकृति का अपराध है, मतलब हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार और भी जो गंभीर प्रकृति के जितने भी अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है, आप लेकर गए थाने, या तो मौखिक आवेदन आप लेकर गए या आप लिखित लेकर गए, जो भी गए आप, और पुलिस अधिकारी ने या तो लेकर रख लिया और कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर ही नहीं लिखी, तब आप क्या करेंगे? तब आपको 173 की उपधारा 4 में प्रावधान बताए गए हैं कि आपको संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन लिखित में देना होगा, इस बात के लिए कि हमने इस तारीख को संबंधित थाना प्रभारी महोदय को शिकायत की थी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही एफआईआर दर्ज की गई, और अभियुक्तगण आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और हमारी जान का खतरा बना हुआ है। इस प्रकार से जो भी आपका मैटर, जो भी घटना, जो भी परिस्थिति आप लिखकर रजिस्टर्ड डाक से आप भेजें संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को। रजिस्टर्ड डाक की पोस्ट ऑफिस की रसीद वहां से लौटकर जो आती है, एक नॉलेजमेंट रसीद जिसको प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद कहते हैं, वो भी संभाल कर रखें, और तीसरा वो आवेदन भी आप संभाल कर रखें। क्यों रखें? क्योंकि इसके बाद जो आपको अगला कदम उठाना है वहां पर ये सभी कागज आपके काम आएंगे। क्या है कदम आपका सर? अब वहां से भी आपने भेज दिया एसपी ऑफिस साहब, जो है कि पुलिस एसपी साहब के आवेदन, और वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और 173 की उपधारा 3 के तहत, सॉरी 175 की उपधारा 3 के तहत आपको एक आवेदन आपके वकील साहब के जरिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और उसमें निवेदन करना पड़ेगा कि हमने थाने में आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश है कि इन लोगों के खिलाफ थाना प्रभारी को आदेशित एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करने का आदेश पारित किया जाए, और वहां आपके गवाह सबूत होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। यहां पर वो आवेदन काम में आएगा सर जो आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा था रजिस्टर्ड डाक से। क्यों? क्योंकि 175 की उपधारा 3 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 173 की उपधारा 4 में बताए गए समर्थित शपथ पत्र के साथ, मतलब आपको 173 की 175 की उपधारा 3, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसमें, तो उसके उसके साथ आपको एक एफिडेविट लगाना नेसेसरी है, शपथ पत्र। और शपथ पत्र में आपको क्या खास तौर से लिखना जरूरी है कि हमने थाने पे आवेदन दिया था, वहां पर सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने एसपी साहब पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र, ये परिवाद पत्र हम सादर प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मामला यही है। अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले पुलिस अधीक्षक को आवेदन किस प्रकार से किया जाए, यही मामले में जो है कि 175 की उपधारा 3, जो हम थाने पे एफआईआर दर्ज कराने का आदेश न्यायालय से कराते हैं, उसके पे जाने से पहले जो एसपी को आवेदन दिया जाता है, उस पर अभी 7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने एसपी को आवेदन देने की ड्राफ्ट भी बताई थी। वो एक अलग मामले को लेकर मैंने ड्राफ्ट बताई थी, और इस वीडियो में भी उस ड्राफ्ट को मैं लेकर आया हूं। और महत्वपूर्ण कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी है सर, जैसे कि ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2013-14 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, साकरी वसु 2008 का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट्स और महत्वपूर्ण ड्राफ्ट, ये जो इसकी आवेदन की है, ये सब कुछ में, और संबंधित इससे जरूरी कानून, पुराने कानूनों से तुलना करते हुए नए कानूनों की तुलना क्या है, ये सब कुछ मैंने डिजिटल ई बुक में सर आपके लिए एक नोट्स के रूप में तैयार करके रखा है। मैं आगे की जानकारी आपको डिजिटल ई बुक में से देता हूं। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको रिटर्न में आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर क्लिक करके खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। परिभाषा दी गई वही परिभाषा मैंने डिजिटल ई बुक में लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड में पहले आपको पढ़ के बता देता हूं, और उसकी सरल व्याख्या तो मैंने आपको कर ही दी है, लेकिन बुक में जो परिभाषा लिखी गई है हमें वो भी समझना जरूरी है। उसको भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 4, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा।
और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने ये आपको कानूनी रूप से करना जरूरी है। थाने पर आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुई तो एसपी साहब को आवेदन दिया, उसके बाद ही आपको जज साहब के समक्ष आवेदन देना होगा। यदि आप डायरेक्ट ये दो प्रोसेस करे बगैर जज साहब के पास चले जाएंगे तो या तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा या इस निर्देश के साथ वापस लौटा दिया जाएगा कि आप ये पहले ये कानून में दी गई कार्रवाई आप करें, उसके बाद फिर हमारे समक्ष उत्पन्न हो। क्योंकि जो पहली सीढ़ी आपको चढ़ना जरूरी है। आप कोर्ट में कब जा सकते हैं? जब ये लोग सुनवाई ना करें। यदि इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली आपकी थाना प्रभारी महोदय ने, तो आपको पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एसपी साहब के आपने आवेदन दे दिया, वहां से एफआईआर दर्ज हो गई, तो आपको अदालत में आने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक स्टेज है आपकी कानून की। अब इसमें सर जो इसकी सरल व्याख्या की गई है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि आमतौर पर जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, जैसे मारपीट, चोरी या धोखाधड़ी, तो वह सीधे पुलिस थाने पहुंचता है। लेकिन कई बार पुलिस अधिकारी प्रभाव, सुस्ती या पक्षपात के कारण पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आम नागरिक घबरा जाता है, क्योंकि भारत के कानून में आपको सशक्त बनाया गया है। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 4 क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूं। थाना प्रभारी द्वारा इनकार करने पर आप पुलिस अधीक्षक एसपी को डाक द्वारा शिकायत भेजकर कार्रवाई कैसे करवा सकते हैं, वो भी सर मैंने आपको बता दिया। यदि आप एक अधिवक्ता हैं या एक आम नागरिक हैं, तो जानकारी मेरी ई बुक आपके बहुत काम आएगी। लिंक डिजिटल ई बुक की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मैंने दे दी है। धारा 173(4) का व्यवहारिक प्रयोग जो बताया गया है कि आइए इसे हम आसान भाषा में कैसे समझते हैं। जब आप थाने पर गए और आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी लिखित शिकायत तैयार करें। धारा 173(4) बीएनएसएस में यही मुख्य नियम बताया गया। बीएनएसएस 2023 प्रोसेस है और बीएनएसएस में वो अपराध के दंड की धाराएं जो एफआईआर में लिखी जाती हैं। एफआईआर दर्ज की जाती है धारा 173 में सर। पहले दर्ज की जाती थी धारा 154 में सीआरपीसी में, अब बढ़कर बदलकर 173 हो गई है। लिखित रूप में डाक का प्रयोग। कानून कहता है कि आप अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिखित में तैयार करें और उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा सीधे अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजें। एसपी की शक्तियां। जब यह डाक एसपी कार्यालय पहुंचती है और एसपी को लगता है कि आपकी शिकायत में गंभीर संज्ञेय अपराध दिख रहा है, तो उनके पास दो विकल्प होते हैं। नंबर एक, वे स्वयं उस मामले का अन्वेषण कर सकते हैं। नंबर दो, वे अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जैसे एसओ या डीवाईएसपी को जांच का लिखित निर्देश जारी कर सकते हैं। जांच अधिकारी की जो शक्तियां होंगी, जिस अधिकारी को एसपी जांच सौंपते हैं, उसे उस मामले में थाने के प्रभारी जैसे ही सभी कानूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य के केस में साफ कहा है कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखना अनिवार्य है। पुलिस अपनी मर्जी से मना नहीं कर सकती। एसपी के बाद कोर्ट का रास्ता होगा सर। अब सवाल यह उठता है कि यदि एसपी साहब को डाक द्वारा आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई ना हो, तब 173(4) बीएनएसएस के अंत में स्पष्ट लिखा है कि जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। ये कार्रवाई आपको पूरी करना होगी। साकरी वसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एसपी को आवेदन देना अनिवार्य एसपी को आवेदन देना कोर्ट जाने की पहली सीढ़ी है। जब आपके पास डाक की रसीद और पावती आ जाती है, तो आप उस रसीद को लगाकर धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत सीधा इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन लगा सकते हैं। इसमें संबंधित धाराएं भी सर ड्राफ्ट भी बता दूंगा मैं अंत में। पहले 7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने ड्राफ्ट बताई है। धारा 175(3) की उपधारा 1, पहले धारा 154 थी सर एफआईआर जिसमें दर्ज की जाती थी सीआरपीसी की। 173(4) पहले 173(4) पहले 154(3) थी ये, और 175(3) ये पहले 156(3) थी सर ये। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स भी मैंने लिख दिए हैं सर इसमें। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 2HCC1। साकरी वसु का भी लिख दिया है सर इसमें मैंने, 2008 का है। साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश का है ये, 2008 HC 901 इसमें लिख दिया है मैंने सर। इसमें पहले पीड़ित व्यक्ति को धारा 154(3) के तहत एसपी को आवेदन देना होगा। अब 173(4) हो गई है सर वो। और उसके बाद धारा 156(3) जो अब 175(3) हो गई है, के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देना होगा। अब हम आवेदन की ड्राफ्ट देख लेते हैं सर। बड़ी सिंपल से आवेदन की ड्राफ्ट है, कोई हमें रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारे साथ हुआ है वही हमें लिखकर दे देना है। हमें कोई झूठी घटना नहीं बनाना है, हमें कुछ भी नए फैक्ट गठित नहीं करना है। सबसे पहले तो सर हम जैसे आवेदन लिखते हैं कि ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला और मध्य प्रदेश विषय में आप लिखते हैं जो घटना हुई है, और उसके बाद फिर नीचे आप बीच में लिख दें कि दिनांक को थाना सुजाल थाने पर जो भी थाना है आपका, उस पर दिए गए आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण श्रीमान को आवेदन पेश है, और इस पे थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाए कि इसमें उचित जांच करके एफआईआर दर्ज की जाए।
या माननीय वहीं पे आप निवेदन कर दें कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए जाएं। अब इसमें हम लिख ले, जो लिखा हुआ है बता दूं मैं आपको। धारा विषय में लिख दिया मैंने, एक थोड़ा कानून की धारा लिख दी है इसमें। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धाराएं लिखें। आपको जो है आता है, आपके साथ जो घटना हुई है वही लिखकर आप भेज दें, वही उसमें ही पर्याप्त माना जाएगा सर। धारा 173 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज न करने पर शिकायत एवं अन्वेषण हेतु आवेदन, ये विषय हो गया महोदय। आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन पेश है। नंबर 1, यहाँ की दिनांक को समय लगभग बजे आवेदकगण ने घटना का पूरा ब्यौरा लिख दें, डेट कर दिया है। या कि उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा, आपको याद है तो लिख दें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धारा लिखें। गंभीर घटना लिख दें, वो अपने आप धारा पैदा कर देगी। थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी खुद उन घटनाओं के आधार पर उसमें धारा लगा देते हैं। जैसे कि लूट हुई, डकैती हुई, चोरी हुई, तो उसके हिसाब से धारा उसमें लगा दी जाती है। आप सिर्फ फैक्ट भी लिख देंगे तो भी पर्याप्त माना जाएगा। तीसरा यह कि आवेदक उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट कराने हेतु उसी दिन एवं पुनः जो भी दिनांक हो पुलिस थाने के बाहर साधक के समक्ष उपस्थित हुआ था, परंतु थाना प्रभारी द्वारा आवेदक की रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया गया या लेकर रख लिया गया या कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भी हुआ है वो बदल के आप आपकी घटना लिख दें। यहाँ की आवेदक स्थानीय पुलिस की सुपेक्षा से व्यथित होकर धारा 173 4 बीएनएसएस के तहत आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना में आप लिख दें, अतः श्रीमान से नम्र प्रार्थना है कि नंबर 1, उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल अपराध पंजीकृत एफआईआर रजिस्टर्ड करने हेतु निर्देशित फरमाया जाए। दूसरा है, श्रीमान स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी निष्पक्ष अधिकारी को उक्त मामले के अन्वेषण हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। संलग्न में आप लगाएं थाने में दिए गए आवेदन की प्रति या रसीद और घटना से संबंधित साक्ष्य या मेडिकल रिपोर्ट जो भी आपकी हो, स्थान, दिनांक और आवेदक, आपका नाम और पूरे दस्तखत। तो ये होगी सर सिंपल सी आवेदन। उसके बाद यहाँ से हमारा अध्याय 1 चालू होता है। आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। अध्याय 1 है, पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 धारा 175(3) की अर्जी और ड्राफ्टिंग सीखें। ये एक अध्याय 1 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही लगभग इसमें 25 अध्याय हैं जो किसी ना किसी प्रकार की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के मकसद से तैयार किए गए हैं। एक कोशिश है सर, दावा नहीं है। पूरी डिजिटल ई बुक्स इसी प्रकार से मेरे द्वारा लिखी जाती हैं और इसमें समथिंग 200 से ऊपर पृष्ठ हैं और इसमें डिस्क्लेमर भी है सर। डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सलाह नहीं है। कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से आप जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि कोई भी नफे नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी बुक या मेरा चैनल नहीं, हर किताब के ऊपर ये डिस्क्लेमर लिखी रहती है। कोई टंकन त्रुटि हो गई हो, कोई वजह हो गई हो, तो आप उसको ओरिजिनल से आप मिलान कर लें। और ये तो एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सर मेरा प्रयास है, कोशिश है। एक व्यक्ति थका हारा बैठा होता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो उस क्या के जवाब में मैं कोशिश करता हूं कि उसके अंदर एक आशा की किरण जाग जाए, क्योंकि ये कानून की दुनिया, कोर्ट कचहरी थाना ऐसे होते हैं। एक आम व्यक्ति नाम सुनकर भी घबराता है, बड़ा परेशान हो जाता है। जब उलझ जाता है तो और उसको परेशानियां महसूस होने लगती हैं। खास तौर से हरासमेंट उसको बहुत ज्यादा तब होता है जब वो, एक तो उसके साथ कोई गंभीर घटना हुई है, उधर से वो पीड़ित है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, और उसके बाद वो थाने पे जा रहा है और थाने पर भी अभियुक्त गण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। फिर वो हैरास हो जाता है, वो निराश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सिस्टम पूरा बोगस सिस्टम है, यहाँ पर कभी कुछ नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक न्याय की विफलता की ओर वो बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है सर, थोड़ी सी हिम्मत रखना होगी, थोड़ी सी कोशिश करना होगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगी और लगातार आपको कोशिश करना होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता मैंने अक्सर मेरे कई वीडियो में सुनाई है। कानून की दुनिया में हमेशा हमें इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमें एक जगह से सफलता नहीं मिली, हम दूसरी जगह प्रयास करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, थाना, सब जगह हमें लगातार अपना कदम उठाना है। यदि हम बैठ गए तो अभियुक्त गण फिर जीत जाएंगे सर, क्योंकि वो चाहते हैं आप थक हार जाएं, आप हिम्मत हार जाएं, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। तो आप बिल्कुल ना मनोबल तोड़ें आपका। आपके साथ जो भी हुआ है उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, आपके वकील साहब से संपर्क करके आप जरूर कानूनी कार्रवाई करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और खास तौर से फौजदारी के मामलों में मैंने आपको बताया, ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। थाने पर आवेदन दिया, सुनवाई नहीं हुई, तो रजिस्टर डाक से आपको एसपी साहब को आवेदन देना है। उसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद और आवेदन संभाल कर रखना है। और जब आप थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर का आदेश कराने पर न्यायालय के समक्ष आप उपस्थित होंगे, तो ये तीनों चीजें आपको वहां पर पेश करना है। आवेदन थाने का,
एसपी ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई रसीद और पोस्ट ऑफिस की रसीद और एसपी साहब को भेजा गया आवेदन, ये सभी चीजें आपको साथ में लगाना है, ये नेसेसरी है। ये 175 की उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दे दिया गया। 173 में स्पष्ट दे दिया गया है कि आपको एसपी साहब को आवेदन देना है, और 175 3 जो पहले 156 3 थी, जब हम वहां पर आवेदन देंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको शपथ पत्र का शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि हमने सारी कार्रवाइयां कर ली हैं। न्यायालय में आने से पहले कौन कौन सी थाने पर आवेदन दिया, एसपी साहब को आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, ड्राफ्टिंग भी मैंने आपको बता दी है, और डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। इसमें बहुत सी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। विषय सूची आप देख लें पहले, खरीदने से पहले जब आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पूरे अध्याय सूची, विषय सूची मिल जाएगी। यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। लिंक वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।